to all of you students. Today we are going to revise the chapter 3rd of civics. Chapter 3rd of civics. Right? The topic is why do we need a parliament? हमें संसद क्यों चाहिए या संसद की ज़रूरत क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन थी ना, वो डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइडेड थी. हम अपना मैप देखते हैं, मैप में हम ये देखेंगे, जो पॉलिटिकल मैप हम देखेंगे उसमें बहुत स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अलग से डिवाइडेड है. तो उसको हम इंडियन सिविलाइजेशन के रूप में, पुराना जो समय है बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो उसको हम सिविलाइजेशन के रूप में देखेंगे. वो डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइडेड थी. अब ये कंट्रीज़ का नाम सुन के बड़ी हैरानी सी होती है कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ क्यों कहा जा रहा है इसे. ठीक है, क्योंकि जिनको हम स्टेट्स कहते हैं उनको पहले जो लोग थे, जो पहले स्टेट वाइज जो लोग रहते थे, वो कंट्रीज़ मानते थे, कहते थे. जैसे कि पंजाब है, पंजाब वो अवध को दूसरा देश मानते थे, अवध है वो बंगाल को दूसरा देश मानते थे, बंगाल है वो तमिलनाडु को दूसरा देश मानता था. ठीक है, तो इस जगह ऐसे ही जो हर जगह की जो पहचान थी, जो आइडेंटिटी थी, वो बिल्कुल अलग अलग थी. फिर एक टाइम ऐसा आया कि इंडियन सिविलाइजेशन के मैक्सिमम एरियाज़ पर ब्रिटिश का राज हो गया, ब्रिटिश की रूलिंग हो गई. और ये जो एरियाज़ थे, ये जो कंट्रीज़ थे, ये सब परेशान थे ब्रिटिशर्स थे. क्यों? ब्रिटिशर्स ने अपना ही होल्ड जमाना शुरू कर दिया था इनके ऊपर. कुछ तो वैसे ही ये लोग जो थे आपस में लड़ते रहते थे सारे. ठीक है, अब इनको क्या था, इनके पास अब पावर के लिए लड़ते थे, वेल्थ के लिए लड़ते थे, अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए लड़ते थे. अब इनके पास एक और मुद्दा आ गया, एक और एनिमी आ गया ब्रिटिशर्स के रूप में. ठीक है, जिसके साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई, या इनका युद्ध शुरू हो गया, या जो भी आप कह लीजिए कि लड़ाई ही कहेंगे हम, एक युद्ध. ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स को जिन एरियाज़ में, ब्रिटिशर्स का जिन एरिया में रूल था ना, वहाँ वो अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते थे. सारा रेवेन्यू है, सारी जो गुड्स हैं, जो सारा सामान जो होता था, सारा रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, वो क्या था, वो सारा सामान अपने साथ इंग्लैंड या अपने एरिया में ले जाते थे. यानी इंडिया को लूटना शुरू कर दिया था उन लोगों ने. और सारा फ़ायदा कौन क्या था, यही लोग उठाते थे. अब जो इंडियन सिविलाइजेशन वाले जो ये लोग थे, ये सब ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा परेशान थे. क्यों? इस बीच 150 ईयर्स बीत गए इसी प्रोसेस में. लड़ना, बात करना, मतलब आपस में इनके युद्ध होते चले जाना. और ब्रिटिश इनकी जो ये कंट्रीज़ वाले जो ये रूलर्स थे, जो एम्परर्स थे, ये आपस में लड़ते थे. ब्रिटिशर्स ने उन्हीं का ही फ़ायदा उठाया. उनमें से कई ऐसे जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, उनमें से कई लोगों को जो थे वो अपने कंट्रोल में कर लेते थे और उस टेरिटरी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते थे और उसके ऊपर वो उनके अंडर आ जाता. तो इसी प्रोसेस में क्या था, 150 ईयर्स बीत चुके थे. अब कई लोग जो थे, अब क्या था, जब उन्होंने देखा कि तब ये एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ. और इसी के बीच में कई लोग जो थे वो मिलकर सामने आए. ये सारे लोग मिलकर सामने आए और उन्होंने वन कंट्री की जो अपनी इच्छा थी, जो डिज़ायर थी, वो जाहिर की कि हमें एक कंट्री चाहिए, एक देश चाहिए. और उसके लिए क्या था कि सबको मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ना होगा, ये डिसाइड हुआ. और ऐसा हुआ भी. सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया कि वो देश को छोड़कर जाने के लिए उनको मजबूर कर दिया, और उनको जाना भी पड़ा. अब क्या था, अब एक नया देश बनकर, नया कंट्री बनकर सामने आ रहा था, एक नए रूप में आ रहा था, जिसमें सब डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट. ठीक है, इसमें हमारे जो स्ट्रगलर्स थे, जो नेशनल मूवमेंट स्ट्रगलर्स थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फंडामेंटल डिसीजंस लिए, बहुत सारे चेंजेस किए उन्होंने. वुमेंस को, जो आज से पहले जो वुमेंस को राइट्स नहीं दिए जाते थे, वुमेंस को पर्दे में रखा जाता था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, सती प्रथा थी जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हो. ये बहुत सारी चीज़ें थी उससे पहले. तो अब क्या था, वुमेंस के राइट्स की तरफ ध्यान रखा गया, लोअर कास्ट के राइट्स की तरफ ध्यान रखा गया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया. ठीक है,
और अनटचेबिलिटी को जब ख़त्म कर दिया गया तो राजा और प्रजा का जो सिस्टम होता था ना कि राजा करेगा और प्रजा का जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब डेमोक्रेसी क्या थी? डेमोक्रेसी अपनाई गई, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की ज़रूरत पड़ गई। एवरी एडल्ट पर्सन को वोट देने का अधिकार दिया गया। हर 5 साल बाद सरकार चेंज होगी, ये रूल बनाया गया। और रूल ऑफ लॉ होगा, ये चीज़ें डिसाइड की गई। इक्वालिटी होगी, सबको जस्टिस मिल पाए, इसलिए जगह जगह पे उन लोगों ने कोर्ट्स तैयार किए, कोर्ट्स बनाए, कचहरियाँ बनाई। और कोर्ट्स को ये पावर दे दी गई कि अगर देश का चाहे कोई भी है, उस छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे तक, अगर कोई प्रेसिडेंट भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, यानी उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अब क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसमें ऐसे आइडल्स रखे गए जिन पर देश चलेगा, आइडल्स और सिस्टम्स रखे गए और जिन पर देश चलेगा, ना कि ऐसा कि रिच और पुअर जो लोग थे वो आपस में फिर से लड़ें। ऐसे सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, फिर से ना लड़ें, ऐसे सिस्टम बनाया गया। और उसमें क्या था? फुल प्रूफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि देश के स्ट्रक्चर के साथ और आइडल्स के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर पाए। ठीक है, ये तो है एक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। और फिर इसी तरीके देश को चलाने के लिए अब क्या था? अब ये सब कुछ तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो गया, डिसाइड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ डिसाइड हो गया। लेकिन देश को, हर किसी देश को चलाने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए उसको क्या है? एक डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। तब क्या हुआ कि ये सब चीज़ें डिसाइड हुई और एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, पार्लियामेंट को बनाने के लिए, इसमें हम चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि उस पार्लियामेंट को डिसाइड करने के लिए कि पीपल ही क्यों डिसाइड करें, उन्हीं को क्यों करना चाहिए। तो आपका टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। इसमें हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, उनके वर्क्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं जो हमारा है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। लोगों को ही क्यों डिसाइड करना चाहिए। देखो, इंडिया हमारा जो इंडिपेंडेंस हमें मिली वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली, आज़ाद हुआ। उस समय पूरे देश की जो जनता थी ना, फुल जो कंट्री के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या, सब ने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। हर सोसाइटी, हर सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, संघर्ष में। और वो क्या था कि ये जो इंडिपेंडेंस की जो सिस्टम था, ये पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल एंड दे आर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रीडम, इक्वालिटी एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, वो इंस्पायर हुए। और क्या था? पीपल हैड लिव्ड इन फॉर द फियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद द मैनी ऑफ डिसीजन। अब लोग जो पहले रह रहे थे वो ब्रिटिशर्स की जो डर था मन के अंदर, डर के अंदर रह रहे थे। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। तो वो ब्रिटिश सरकार से फियर में थे, डर में रह रहे थे। तब क्या था? वो सरकार के जो सारे जो फैसले होते थे, जो डिसीजंस होते थे ना, वो डिसीजंस से भी डिसएग्री थे, वो एग्री नहीं थे उनसे, क्रिटिसाइज करते थे डिसीजंस को। ठीक है, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। लेकिन जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उसने सिचुएशंस को चेंज कर दिया, राइट, उन सिचुएशंस को चेंज कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब नेशनलिस्ट जो थे, जो उन लोगों ने ओपनली ब्रिटिशर्स को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। एज फार बैक एज द 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर। अब 1885 में नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रख दी थी कि लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए और बजट में, और ताकि क्वेश्चन पूछने का उनको भी राइट होना चाहिए। 1909 में क्या हुआ था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया गया था, उसमें इन लोगों को मतलब इन लोगों को एग्री दे दिया था कि वो वाकई ही लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस सिस्टम में उनको एंट्री दे दी थी। ठीक है, तो क्या था? हालांकि जबकि ये था कि ब्रिटिश सरकार के अंडर जो ये चीज़ें बनाई गई थी, ये जो सिस्टम बनाया गया था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वर इन रिस्पॉन्स
टू ग्रोइंग द डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट। अब इसमें क्या था कि जो एडल्ट्स थे उन सभी एडल्ट्स को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, और ना ही जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, जो पीपल थे, उनको किसी ऐसी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की का राइट उन्होंने दे दिया था। ये गलत था। लेजिस्लेचर में अटेंड करने का दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि colonial rule as well as the participation in different people in the struggle for freedom left literal doubt in the minds of the nationalists। अब क्या था, जो colonial rule था उसके जो एक्सपीरियंस थे उनके, वो नेशनल जो इनका पार्टिसिपेशन था, स्ट्रगल था, उसमें अलग अलग लोगों की जो पार्टिसिपेशंस थी उसमें उनको विश्वास हो गया था कि एक जो इंडिपेंडेंट इंडिया जो बनने जा रहा है, वहाँ पे सारे लोग अपने जो लाइफ को जीने का, उनमें फैसले लेने की उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो ले सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया को कैसे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट कुड डू। अब क्या था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद या आज़ादी मिलने के बाद हम एक नए देश में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री में हम पैर रखने वाले थे, हम उसके सिटीजन्स बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। यहाँ पे देखिए, दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर लेगी, नहीं। इसका मतलब ये था, इस मीनिंग कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों, उन लोगों की जो उनके जो डिमांड्स थी, उनकी जो नीड्स थी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द Constitution of Independent India and that laid down the principle of universal adult franchise। अब लोगों की आकांक्षाएं जो थी, उनकी जो नीड्स थी, उनके जो एस्पिरेशंस थी, उसका ध्यान रखना चाहिए। उनको कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने ग्रहण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। अब उसमें क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू उन्होंने हर कंट्री के हर एडल्ट को जो था वो राइट टू वोट दे दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम उसमें देखेंगे, जस्ट वेट, देखो, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है अब कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कैसे सिलेक्ट होते थे, कैसे बने। ठीक है, अब द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ फॉर अ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा था, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, तो क्या था, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी is the idea of consent, example the desire, the approval, the participation of the people। अब यहाँ पे क्या था कि जो उनकी डिज़ायर है, उनकी अप्रूवल है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है, इसमें जो लोगों का जो डिसीज़न होता था, उसी से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश हो सकती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सकती थी। ठीक है, तो फॉर्मिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हाँ, उसके कामकाज जो थे, उनके जो वर्किंग्स थे, उनके जो फंक्शंस थे, उसके बारे में ध्यान दिया जाता। फंक्शनिंग, डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, लोग ही डिसाइड करेंगे। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। अब इस डेमोक्रेसी में इसका मेन बेसिक जो आइडिया था, चाहे कोई उसमें सिंगल पर्सन है, चाहे कोई भी है, सिटीजन है, कोई भी है, उसमें क्या है कि हर कोई पर्सन जो है, इनमें नागरिक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, उनके व्यूज़ इम्पोर्टेंट रखते हैं। हर कोई पर्सन जो है वो अपनी एक अहमियत रखता है। प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। चाहे कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, सबकी आस्था जो है, सबकी जो सिटीजन्स की जो आस्था है, सबकी देश के प्रति होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, हाउ डज इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि हाउ डज द इंडिविजुअल गिव द अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, कि हर व्यक्ति जो है वो सरकार को, गवर्नमेंट को अपनी जो अप्रूवल है वो कैसे देता है। हमने इसमें देखो उसका तरीका क्या है, एक वे क्या है, वो वे ये है कि इलेक्शंस,
इलेक्शंस के ज़रिए ही हम अपना रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करते हैं। अब पीपल क्या थे, संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए अपने एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया, ठीक है, टू द पार्लियामेंट। देन वन ग्रुप आर फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इनका जो ग्रुप होता है फॉर्म द गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है, फॉर्म द गवर्नमेंट, उन्हीं से ही गवर्नमेंट बन गई। अब जब ये गवर्नमेंट बन गई, पीपल वुड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट एंड वन ग्रुप फ्रॉम द अमंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स, और इन्हीं जनता के द्वारा जितने भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं, इन सब के ग्रुप को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है, यानी कि पार्लियामेंट कहा जाता है। और इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है, संसद। अब संसद जो है पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उनको गाइड करती है, और क्या होता है, और गाइड करने के बाद क्या होता है, इन दिस सेंस द पीपल दो दे आर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टू कंट्रोल, ये सारे लोग मिलके गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और उसके ऊपर अपना होल्ड बना के रखते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, अपनी पावर का मिसयूज करने के बाद कोई ऐसा गलत काम ना कर सके कि जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो परेशान हो, ठीक है। तो read this chapter very carefully students. Next topic we will discuss in the next video.